गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग भाव्या, विशुन जी नमस्ते। वीडियो और वॉइस क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग जल्दी से। देखो नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास भी। स्टार्ट करें? जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और 1 मिनट में मैप भी खोल लेता हूं। गुड इवनिंग काजल, शानू, रूही, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। भाव्या, दीक्षित, शानू चौधरी। ये क्या नेटवर्क का एरर है क्या कुछ आप लोगों का? एक बार चेक करना आप लोग। आपको क्लास सही दिखाई दे रही है ना? गुड इवनिंग भाव्या, शानू, विशाल, शानू, विष्णु, काजल, पमार, सोनी, पद्मावती, जैन और कौन है? विशाल। चलो पहले मुझे एक चीज बताओ, आप लोग रिवीजन करके आए हो पिछली क्लासेस का? जितना भी आप लोग पढ़ चुके पहले। देखो आज का हम लोगों का मॉक टेस्ट नंबर ये 8 है। आज का हम लोगों का मॉक टेस्ट नंबर 8 है ना? मॉक टेस्ट नंबर 8 है। इससे पहले 7 हम लोग कवर कर चुके, प्लस मिडाइवल हिस्ट्री के 70 एमसीक्यूज हम लोग कर चुके। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आप लोगों से 8 के 8 मॉक टेस्ट का सुन लूं अभी, कुछ फैक्ट, केवल कुछ इन पिछले 8 टेस्ट में से केवल 1-2 टेस्ट में से अगर मैं सुन लूं माइक ऑन करके, तो कोई सुना सकता है क्या? 8 में से कहीं से भी अगर कुछ पूछ लूं आप लोगों से, ऐसा कोई बच्चा है इस क्लास में जो ये बोल दे कि हाँ सर जो पिछले 8 टेस्ट हो चुके हैं उसमें से हम लोगों से कहीं से भी पूछ लो, हम बता देंगे। यह रिवीजन करना आप लोगों को, जल्दी से बताओ। 15 ही बच्चे आए हैं केवल 15 ही वाला का है क्या? 1 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, तब तक क्या पता लोग जुड़ जाए, है ना? सही बैच में गई है ना क्लास आप लोगों की? यूपी एपीओ जीएस मॉक, हाँ 7 कर चुके हैं ना हम लोग। आज 8 नंबर है, 7 कर चुके। चलो स्टार्ट करें। ऑलमोस्ट रिवीजन कर चुके हैं सब क्लासेस का। गुड इवनिंग गुंजन जी। ठीक है रिमी, कल सुन लेंगे ना। और वैसे भी सुनना सुनाना तो ये तो चलता रहेगा। देखो इसमें ना बाई मिस्टेक जो थंबनेल है ना आप लोगों का, इस पर प्रैक्टिस सेट 1 लिखा है ना, इसको कल हम लोग चेंज करा देंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी, अब हम लोग सीधा चलते हैं, फैक्ट की बात करेंगे और आप लोग मुझे आंसर करेंगे फटाफट से। आज आंसर करने के लिए आप लोगों को केवल 5 सेकंड मिलेंगे ना। 5 सेकंड से ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो और फटाफट से आंसर कर दो मुझे। गुड इवनिंग सिंधु गौतम, तरुण गोयल भी आ चुके, ऋषभ कुमार, क्षितिज कुमार सिंह। चलो अभी पूछता हूं लास्ट में ना। पहले क्वेश्चन का आंसर कर दो फटाफट से। रुको मेरी साइड से वीडियो थोड़ी पीछे चल रही है, इसको मैं ठीक कर लेता हूं, है ना? पहला क्वेश्चन आंसर कीजिएगा फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन से सिंध में स्थित है? प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है आप लोगों का। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कुछ नीचे क्या दिया गया आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सिंध। कौन से आप लोगों के जो हड़प्पन साइट्स हैं वो सिंध में थे? जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत था उस टाइम पर, आपसे पूछा गया कि सिंध में कौन कौन से थे, है ना? आंसर करो जल्दी से फटाफट से। यहां पर लिखा है 1 2 3 4 और बाकी आप लोग देख रहे हो सारे ऑप्शन। आंसर कर दो। ऑप्शन नंबर ए आया सभी बच्चों के कि सर क्या होगा? 1 और 2। बहुत अच्छे, 1 और 2 मैंने मान लिया। चलो ठीक है ना, 1 और 2 आप लोगों ने बताया 1 और 2। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये जो हड़प्पा है ये तो पाकिस्तान के पंजाब में था ना? पाकिस्तान के पंजाब में था। और ये कोई ऐसा भी है जो बोल रहा कि सर 3 और 4 या 1 2 3 4? कोई ऐसा बच्चा है? ज्यादातर बच्चों ने बोला ए। परमिला का आंसर आया है बी। तो भाई परमिला ने जो बोला है ना, परमिला ने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक है। परमिला का आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तो गया पंजाब के अंदर।
ये कहां पर आप लोगों का मोहनजोदड़ो, ये पड़ेगा सिंध वाले प्रांत में, ये सिंध में है और ये वाला भी सिंध में। ये कहां आप लोगों का, हमारे गुजरात के अंदर, ये हमारे गुजरात में पड़ता है ना। तो यूपी एपीओ में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूपी जुडिशरी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन सेम टू सेम यूपी जुडिशरी में भी पूछा जा चुका आप लोगों से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सीधे सीधे याद कर लेना कि हड़प्पा पंजाब के अंदर, मोहनजोदड़ो आपका सिंध के अंदर, चनुदड़ो सिंध में और सुरकोतड़ा गुजरात में। एक्स्ट्रा फैक्ट आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा कि यहां पर सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला है ना, जो भी चीजें थी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ फटाफट से। ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा, जुडिशरी में बन चुका है तो आप लोगों से भी पूछा जा सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा षट दर्शन, ऐसे करके षट दर्शन, 6 दर्शन है हमारे। जैसे आप लोगों का वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन और न्याय दर्शन है। ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का है। बार बार ब्लर हो रही है वीडियो, एक बार रिफ्रेश कर लो, वापस से बंद करके ना फिर से ओपन कर लो वीडियो, फिर से खोल लो एक बार इसको, आंसर कर देंगे जल्दी से आप लोग। क्या होगा तो देखो, योग दर्शन के सभी को पता है कि पतंजलि है ना, तो सी का 2, सी का 2 देख लो किसमें, सी का 2 एक ही ऑप्शन है पहला, सी का 2 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बस बात खत्म हो जाती है यहीं पर। जैसे न्याय दर्शन के कौन है आप लोगों के, न्याय दर्शन के आप लोगों के कौन से हो जाएंगे, न्याय दर्शन हो जाएगा आप लोगों के गौतम, डी का पहला। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि होते, कपिल मुनि, और वैशेषिक के होते हैं कणाद। तो ये सीधा सीधा रट लेना, एपीओ में डायरेक्टली यहां से जो है क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। आज बच्चे इतने कम क्यों आए हैं, आज 20 ही बालक के क्लास में, आज बच्चे 20 ही हैं बस केवल, और बाकी लोग कहां गए। यहां तो 40 के आसपास रहते थे ना आप लोग, 40 के आसपास। या आज वो लोग इस चक्कर में कि क्लास तो 6:20 से स्टार्ट होगी ना, कभी इसी चक्कर में होगी सर जी 6:20 से क्लास स्टार्ट होगी तो 6:20 पर ही जाएंगे, हम लोग टाइम खराब नहीं करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, अब मुझे बता कौन सा बचा, वैशेषिक बचा, सांख्य, योग दर्शन, न्याय दर्शन, और एक और कौन से बचे, 2 दर्शन बचे, मुझे बता दो, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उनका। एक मीमांसा था, मीमांसा, मीमांसा के तो जैमिनी है ना, मीमांसा की जैमिनी, और एक बचा है शायद, कौन सा, और कोई आ रहा है आप लोगों को याद, इसके अलावा एक उत्तर मीमांसा है। क्लास छोटी रखा करो प्लीज, ठीक है मोहित। एक और इसके अलावा योग दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन, वैशेषिक, न्याय दर्शन, मीमांसा जैमिनी, हाँ, तत्व मीमांसा। करंट अफेयर की क्लास हुई थी क्या, हाँ जी मोहित कुमार जी हुई थी। चलो इतना ही याद करो फिलहाल, है ना। एक उत्तर मीमांसा, उसके बाद रायण है, वो भी आप लोग चाहो तो लिख लेना। बाकी जो है आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, थोड़ा स्पीड से करेंगे आज हम लोग। कौन सा ग्रंथ आप लोगों का जैन भिक्षुओं के लिए नियमों की व्याख्या करता है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है। कहां पर जो है जैनिज्म से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या हमें लोगों को एक्सप्लेनेशन मिलता है, ये मुझे आप लोग बताएंगे। रोही, हाँ ठीक है, ऐसी तो चीजें चलती है। चलो देखो, यहां पर देखो एक भगवती सूत्र है आप लोगों का, ये भी है। एक मैंने आपको बताया 16 महाजनपदों का मुझे बता दो फटाफट से। 16 महाजनपदों का हम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन मिलता है वो किस में मिलता है, ये मुझे बता दो कौन सा ग्रंथ है वो। इसका आंसर करो पहले। ये क्वेश्चन यूपी जुडिशरी में पूछा गया आप लोगों से। गुड इवनिंग निकिता, ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका आंसर हो जाएगा क्या, आचरांग सूत्र, है ना। आचरांग सूत्र इसका आंसर हो जाएगा। जो बच्चे पहले पढ़ चुके कई बार, जो 2024 से पढ़ने, वो बच्चे इसका राइट आंसर दो मुझे फटाफट से। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कौन सी पुस्तक में मिलता है, कोई बताना चाहेगा, या पुराने खिलाड़ी सब रिवीजन में लगे हैं, क्लास बाद में देखते हैं रिकॉर्डेड। जल्दी से बता दो मुझे, 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कौन से ग्रंथ में मिलता है।
कोई बताएगा? बी में मिलता है सर जी। ना। हम्म, भगवती सूत्र तो मुझे नहीं लगता है। हम्म, देखो, ये मिलता है अगुंतर निकाय। लिख लेंगे अगुंतर निकाय, पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, है ना? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है अगुंतर निकाय। ठीक है, हाँ, तरुण गोयल, अब ठीक है। चलो आगे चले। गुड इवनिंग श्वेता। इन्होंने लिखा है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में जो 24वें तीर्थंकर थे ना महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे किसके? जैन धर्म के महावीर स्वामी, उनकी शिक्षाएं मिलती है। महावीर स्वामी की शिक्षाएं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है ना, महावीर स्वामी। 23वें कौन थे? 23वें यहीं पे लिख लेना। 23वें कौन से थे? 23rd वो थे पार्श्वनाथ। और पहले कौन थे? पहले ऋषभ देव थे ना आप लोगों के, पहले ऋषभ देव थे। वो सब जब आप लोग क्या पढ़ोगे, अब सुबह एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे ना, 16 महाजनपद भी करा दीजिए। रिमी आपने क्लास नहीं की क्या पिछली? 7वें 8वें प्रैक्टिस सेट में मैं करा चुका हूं 16 महाजनपद। हाँ लीना, ठीक है, आपका ऋषभ देव थे। ठीक है, चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर, ये क्या हुआ? आज क्वेश्चन में से ठीक ठाक आपको दिखने में लग सकते कि इतने इजी से क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट महावीर ही थे। आपको लग सकता है दिखने में कि इतने इजी से क्वेश्चन है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट वाले क्वेश्चन में नहीं लाया हूं आज ज्यादा, क्योंकि क्लास आपकी लंबी हो जाएगी फिर, और इसी में बहुत सारे डेटा, इसी को कंप्लीट करेंगे हम लोग। पहले ये क्वेश्चन बताओ, एंसेंट नहीं पढ़ी अभी तक, कैसे करूं? जितना मैं यहां पर लिखवा रहा हूं उसको नोट करते रहना, एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है श्वेता जी, जितना यहां पर लिखवाया आप लोगों को तो उसको नोट करते रहना बस। एक तरफ आप लोगों का डिपार्टमेंट है, और किस चीज से रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो है, बताओ मुझे। दीवाने अर्ज क्या था? यूपी जुडिशरी में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी जुडिशरी, दीवाने अर्ज, ऑप्शन आ गया एक बालक का कि भजिया डी होगा, मिलिट्री। ठीक है, दीवाने अर्ज सैन्य डिपार्टमेंट। फिर दीवाने मरीद गुप्तचर विभाग, बिल्कुल ठीक है। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग। और सबका आंसर है डी। और कोई खिलाड़ी, कोई पुराना चावल इस क्लास में है जो बता सकता है कि सर ये नहीं होगा? आप लोगों को दीवानी रियासत बताया तो था कि एक अधिकारी होता था, और वो भी किससे? ये ठीक है डी, जितने बच्चे कह रहे हैं डी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ये आप लोग भूल गए क्या? ये समझ में आया? दीवाने खैरात, दीवाने खैरात समझ में आया कुछ? दीवाने खैरात, दान विभाग किसने बनवाया था? दीवाने खैरात, कुछ समझ में आया आप लोगों को? दीवाने खैरात से समझ में आया कि नहीं आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? काजल वो फैक्ट चेक करना आप अपने नोट्स में खोल के। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, है ना? एक मिनट रुक जाओ, है ना? खिलजी, वो रिवेन्यू था। एक मिनट रुक जाओ अलीना, मैं चेक कर लेता हूं, है ना? कभी मैं गलत हूं, है ना? पहले मैं आप लोगों की सुन लेता हूं, है ना? रुक जाओ एक मिनट।
मुझे लग रहा आज कोई बच्चा मार खाएगा। अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि आज मुझे किसी से यहाँ सुनना पड़ेगा इस क्लास में। अलीना बोल रही कि सर जी डी सही है। अपने नोट्स को ओपन करना और पहली लाइन लिखिए अलाउद्दीन खिलजी के विभाग, दीवान रियासत, मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट या फिर कमर्शियल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। पहली लाइन में लिखा है ये कि दीवान रियासत जो है बाजार नियंत्रण विभाग या फिर वाणिज्य मंत्री। और ये जो दीवान रियासत यहां पर लिखा है ना, दीवान रियासत ये ठीक लिखा है यहां पर, ये बाजार नियंत्रण विभाग ही था आप लोगों का, ये बाजार नियंत्रण विभाग ही था भैया। काजल पलट गई, भाव्या भी पलट रही है, अब सारे लोग पलट गए अपनी बात से, है ना। जो बोल रहे हैं ना रिवेन्यू डिपार्टमेंट, वो था दीवाने मुस्तखराज। खराज मतलब खजाना, पढ़ नहीं रहे आप लोग, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे। दीवाने मुस्तखराज था रिवेन्यू डिपार्टमेंट, दीवाने मुस्तखराज। मुझे लगा था कि टाइम नहीं लगेगा आज की क्लास में, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिवीजन आप लोगों को कराना पड़ेगा। दीवाने मुस्तखराज, खराज मतलब खजाना, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। अब दीवाने इंशा बता दो जल्दी से, दीवाने इंशा क्या था, फटाफट से मुझे बता दो। दीवाने इंशा क्या था, दीवाने इंशा अगर आप लोगों को याद है, विशुन जी का सही था। हाँ जी चलो, मतलब एक चीज पे बहस करे जा रहे हो कि नहीं सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और अगर मैं किसी को डांट ना दूं तो क्वेश्चन पूछ के ये बना रहे क्वेश्चन मार्क कि सर डाउट है हम लोगों को। रॉयल डेप्थ बिल्कुल ठीक है रिया, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब किया आप लोगों ने ठीक आंसर। शाही पत्राचार विभाग, दीवाने इंशा बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दान विभाग। अब मुझे ये भी बता दो बनवाया किसने था, फिर आगे चलूंगा। ये बनवाया किसने था, दान विभाग जो था, चैरिटी जो था आप लोगों का, जिसका नाम था क्या, दीवाने खैरात। खैरात बंटवाने के मतलब गरीबों की सहायता के लिए। वेरी कंफ्यूज्ड। ये यूपी जुडिशरी का क्वेश्चन है, ये नहीं बताऊंगा कब पूछा गया, शायद 2013 का है। एफएसटी बिल्कुल ठीक है विशुन जी, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर चलो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब और एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने ये बोला था। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इसको नोट कर लेना आप लोग, है ना। इसने बोला था कि एक हाथ में तो शराब थी, दूसरे में इसके मांस था, और प्रेमिका के साथ बैठा रहा और पूरा राज्य ऐसे ही गंवा दिया। फिरोज शाह तुगलक। एक आंसर आया क्या, ये पुराने क्वेश्चन क्या है, क्या आंसर। ए जहांगीर। चलो ठीक है, इस मामले में आप लोग ठीक हो। चलो जहांगीर, जहांगीर का शासन का ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग, चित्रकला, चित्रकला। और आर्किटेक्चर की बात करूं मैं, आर्किटेक्चर है ना, अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, तो वो क्या था आप लोगों का, शाहजहां। आप लोगों को याद रखना है। बाबर, बाबर का मकबरा, इसका टॉम्ब कहां पर है, काबुल के अंदर है। और काबुली बाग मस्जिद अभी आगे पढ़ोगे आप लोग। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम है ना। और अकबर को तो आपको पता ही है, सारी चीजें रिकॉल कर लो। 1564 में क्या जजिया टैक्स को समाप्त किया। 1575 में क्या बनवाया, फतेहपुर सीकरी बनवाया था ना 1575 में। 1582 में दीने इलाही धर्म चलाया 82 में। और 1583 में इलाही सम्मत चला दिया इन लोगों ने, है ना। वो सारी चीजें रिवीजन करो यहीं पर। चलो 1605 में डेथ हो जाती है, ये क्वेश्चन यूपी जुडिशरी में आया वाली ना, है ना। 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है, 1707 में औरंगजेब मर जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी जुडिशरी में। क्वेश्चन दिखा देंगे किसी फिर साइड पे आप लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 6। आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कम लिए इस क्लास में, है ना। देखो स्टेटमेंट बताना है कौन सा फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट आप लोगों का, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत काल में टंका सिक्का चांदी का बना होता था। क्या ये बात ठीक है क्या, कि हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चांदी का टंका था और तांबे का था जीतल। इल्तुतमिश ने चलाए थे, है ना, तांबे का जीतल, ये ठीक है। फिर दूसरा आप लोगों का, दूसरा क्या बोलेगा आप लोगों से, सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति किताब उल हिंद इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया।
बाबर ने पानीपत की काबुली बाग मस्जिद बनवाई, क्या ये ठीक है क्या? जिस बच्चे ने भी ध्यान से सुना होगा तुरंत बोल देगा कि हाँ सर जी ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। काबुली बाग मस्जिद अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, अगर नहीं मेंशन है, काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के विशाल पत्थर के स्तंभ को सोने का स्तंभ बोला, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। आंसर आना शुरू हो गया कि सर जी इल्तुतमिश है ना। देखो पहली बात तो मेरी ये सुनो, 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन इस तरीके के यूपी जुडिशरी में पूछे जा चुके, तो क्या आपसे नहीं पूछ सकता? सुप्रसिद्ध साहित्य कृति किताबुल हिंद, इसका राइटर मुझे बता दो, क्योंकि इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था और किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के ना, मोहम्मद बिन तुगलक के, एमबीटी के। और ये क्या लिखा था इसने? रेहला बुक लिखी थी, रेहला। रेहला ये किसने लिखा? किताबुल हिंद किसने लिखा है? मुझे आप लोग आंसर कर दो फटाफट से। किताबुल हिंद, अलबरूनी, हाँ रोही का, बहुत अच्छे रोही, काजल पमार, बहुत बढ़िया काजल, ठीक है बढ़िया बिल्कुल। इसका मतलब आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। चलो और कोई बच्चा? अलबरूनी, एमबीटी, श्वेता, रिम्मी, तरुण, काव्या, चलो सभी का ठीक है, शानू का भी ठीक है, बहुत अच्छे। चलो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं इनको चारों को 4 एमसीक्यू में लाऊं अलग अलग, कितना टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, है ना? तो इससे अच्छा ऐसे वन लाइनर में पढ़ लो, चीजें कवर भी हो जाएंगी और 4 का एक क्वेश्चन भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का, आंसर करेंगे आप लोग फटाफट से, और ये काफी इजी सा क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा। आत्मविवरण मतलब आत्मकथा, अपने बारे में खुद लिखा, अपना जीवन परिचय खुद लिखा, ऑटोबायोग्राफी। दूसरा स्टेटमेंट है, हाँ जी उत्बी की थी, और ये दरबारी कवि भी था, है ना, महमूद गजनवी का। चलो अलीना का आंसर आ गया सी, ये लो हमने लगा दिया, बिना आंख मीच के सी लगा दिया, अभी पढ़ेंगे बाद में। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का समकालीन था, तो ये फैक्ट नोट कर लेना, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तैमूर के हमले के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। वो स्टोरी याद आई आप लोगों को, जब ये तैमूर लंग मतलब कि एक लंगड़ा व्यक्ति आ गया, उसके डर से इसका सेनापति मल्लू इकबाल की मदद से भी गद्दी जीतेगा बाद में। कौन कौन भागा था? एक तो नुसरत शाह था वहां पर, नुसरत शाह, और ये नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली छोड़ के भाग गए थे दोनों। फिर बाद में तैमूर अपने जीते हुए प्रदेशों को किसको देकर गया? देकर गया था आप लोगों का खिजर खान को, है ना, खिजर खान, खिजर खान। ये फिर क्या होगा? फिर ये मल्लू इकबाल की सहायता से ये वापस से ले लेगा अपनी दिल्ली की गद्दी। फिर खिजर खान और इसके बीच में, मल्लू इकबाल के बीच में बैटल होगा और बाद में ये खिजर खान जीत जाएगा और आगे बना देगा क्या? सैयद वंश, है ना, सैयद डायनेस्टी। कुछ याद आया आप लोगों को? क्यों जी, याद आया? कुछ नहीं। 8वां क्वेश्चन और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 8वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुड इवनिंग रूबी, जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग, फटाफट से आंसर करेंगे। चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के खिलाफ था? तो ये हुआ कब है? हुआ कब है? तो आपको पता 1917 में चंपारण बिहार में हुआ, है ना, चंपारण बिहार में हुआ। कोई मुझे बताएगा आप लोगों में से कि ये जो 3 कठिया पद्धति है, ये जो जमींदारी प्रथा, ये रैयतवाड़ी प्रथा, ये क्या थी? पहले तो इसका आंसर कर दो, कौन बच्चा करेगा? 8वें का आंसर कर दो फटाफट से। ऑप्शन नंबर किसका? ऋषभ का, बी, बहुत बढ़िया ऋषभ। काजल का, अलीना वेरी गुड, बी ऑप्शन। निकिता, रोही बहुत अच्छे, निकिता बढ़िया। चलो बी ऑप्शन 1/10। अलीना का आंसर है कि सर जी 1/10। और कोई बच्चा? राजकुमार शुक्ल। चलो एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो एक मीटिंग चल रही थी भैया, वहां पर एक व्यक्ति पहुंचे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। गांधी जी के कान में बोले कि हमारे यहां पर एक सिस्टम चल रहा है ना, और बहुत ज्यादा अंग्रेज लोग परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि इनको पता है कि जब गांधी जी को ट्रेन से उतार के फेंक दिया था सेंट पीटर्सबर्ग, पीटर मोरिट्सबर्ग, है ना, सेंट पीटर मोरिट्सबर्ग जो है वहां पर स्टेशन पर फेंक दिया था। एक आंसर आया है रोही का 3/20, बहुत अच्छे रोही। निकिता, विशुन कुमार, रिया 3/20, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का। अलीना 1/10 नहीं होगा ना, 3/20। 3/20
जो आप लोगों का लैंड का जो हिस्सा होगा उस पर आप लोगों को नील की खेती करनी पड़ेगी। नील की खेती, ये था आप लोगों का 3 कठिया सिस्टम, इंडिगो कल्टीवेशन आप लोग कह सकते हैं, मतलब 3 कठिया सिस्टम, ये वाला याद करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। एक राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के कान में आके बोला कि ऐसे ऐसे चल रहा है। गांधी जी वहां पर पहुंचे चंपारण बिहार में और इसको खत्म कराया 3 खटिया पद्धति को। एक था ददनी प्रथा, हाँ नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, वो मुझे सारी चीजें पता है। एक था ददनी सिस्टम, आप लोग मुझे बताओ फटाफट से, देखो ये थी 3 कठिया सिस्टम। एक था ददनी प्रथा, इसी के साथ याद कर लेना, कोई बताएगा मुझे ददनी प्रथा क्या थी? ददनी प्रथा और इससे जुड़ा हुआ आंदोलन भी बताओ। आंदोलन, इससे जुड़ा हुआ मूवमेंट का नाम भी लिखो, ददनी प्रथा। ददनी सिस्टम क्या था आप लोगों का, कोई बताओ मुझे फटाफट से। निकिता, विशुन, रिया, अलीना, जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन बताएगा? ददनी सिस्टम क्या था? आंदोलन का नाम मैं लिख देता हूं, चलो आप लोगों को अगर नहीं पता तो आंदोलन का नाम था क्या आप लोगों का? भूल गया है ना, नील विद्रोह। 1859 से 60 तक चला, ठीक है। और कौन थे इसमें? बसंत विश्वास और एक विष्णु विश्वास, ये लोग थे ना शायद। नील आंदोलन, नील आंदोलन। अगर आपने नील आंदोलन बता ही दिया तो मुझे ये भी बता दो ददनी सिस्टम क्या था, फिर मैं आगे चलूंगा, जल्दी से बता दो फटाफट से। ये ददनी सिस्टम क्या था? नील आंदोलन और एक सीटोनकार करके व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में नील कमीशन भी बना था। सीटोनकार की अध्यक्षता में एक नील कमीशन भी बना था जब ये मूवमेंट हुआ था। बंगाल, दिगंबर विश्वास, अच्छा हाँ दिगंबर विश्वास, कमर्शियल प्रैक्टिस। चलो देखो, इसमें था एग्रीमेंट, अगर आपको पता होगा, क्या मैं ठीक हूं क्या? एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट, ये मैं ठीक हूं क्या? मुझे बताओ, कहीं मैं गलत ना पढ़ा दो आप लोगों को। इसमें क्या था, अगर आज किसी चीज की कीमत 10 रुपए किलो है, 10 रुपए किलो, तो अभी एग्रीमेंट कर लिया कि ये जो आलू का खेत है ये 10 रुपए किलो के हिसाब से हमारा हो गया, और बाद में जब 2 महीने बाद ये आलू की खुदाई होगी उस टाइम पे भाव था 20 रुपए का, और किसान लोग परेशान हो गए, ठीक है, हाँ ठीक है, किसान लोग परेशान कि ददनी सिस्टम के तहत आप लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया, 10 रुपए किलो का आलू तय कर लिया हम लोगों से, जितना भी खेत में होगा पूरा एडवांस में पेमेंट का एग्रीमेंट हो गया। आगे 2 महीने बाद 20 रुपए किलो कीमत होगी, तो किसानों का तो नुकसान हो गया। दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में इसका उल्लेख है, बहुत बढ़िया रुई है ना, आप लोग लिख लेंगे। नील विद्रोह, एक वो है आप लोगों का नील दर्पण, पुस्तक है नील दर्पण, किसने लिखी है? दीनबंधु मित्र ने, वो लिखी है दीनबंधु मित्र ने, दीनबंधु मित्र ने ये पुस्तक लिखी है नील आंदोलन पर, इसी पर डिपेंड है ना, इसी पर रिलेटेड है, याद कर लेंगे यहीं पर नील दर्पण। और एक लिखी आप लोगों का कौन सा? बंदी जीवन, और बता दो मुझे, कोई बताना चाहेगा तो, अगर इसी के साथ में याद कर लेना बंदी जीवन। फिर आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बंदी जीवन, बंदी जीवन किसने लिखा है? क्योंकि जो आपको टेबल में दूंगा उसमें ये दीनबंधु मित्र का नील दर्पण और ये बंदी जीवन दोनों की पुस्तक एक साथ दी हुई है, इसलिए मुझे याद है, साथ साथ में लिखी है ना, साथ में लिखी गई है। आंसर कर दो फटाफट से, कोई बताना चाहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा एडवांस पैसा। चलो देखो, इनका नाम है सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल। जी ये नाम लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, सचिंद्र नाथ सान्याल। हाँ जी बिल्कुल ठीक लिखा आपने, अलीना का ठीक है, और नीचे रूही, बिल्कुल बहुत बढ़िया दोनों का। चलो क्वेश्चन नंबर 9, वो आप पॉलिटी के क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। देखो पॉलिटी के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, आंसर कर दो फटाफट से, तब तक मैं घूम लेता हूं ऐसे थोड़ा थोड़ा। 42वां संविधान संशोधन, ये तो सभी को पता है, ये तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जो बच्चा अभी दुनिया में भी नहीं आया ना उसको भी पता है। 42वां संविधान संशोधन, जब मम्मी किताब पढ़ती है तो वो भी पढ़ रहा होगा ना कहीं। चलो एक मैं देख रहा था अभी, एक शायद इंस्टाग्राम पे रील चल रही थी, तो उसमें ऐसे लिख रखा था कि पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं,
और एक माता का उसमें गर्भ दिखा रखा है, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है। उस छोटे के बच्चे के हाथ से ना एम लक्ष्मीकांत की छोटी पॉलिटी पकड़ा रखी है कि पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ लेते हैं। अभी वो इस दुनिया में आए नहीं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे कि पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते। 1976 52 में आप सभी को पता, दल बदल कानून, कौन सी अनुसूची? 10वीं। देखो ऐसे याद करने, इसको किसी को याद नहीं होगा। 10वीं अनुसूची, यहां पे लिखा दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून है ना, दल बदल कानून। तो ऐसे कर लेना कि भैया 10 बहाने करके ले गए दिल मतलब दल, और दल बदल 10वीं अनुसूची। ठीक है, ऐसे याद कर लेना अगर याद ना आए, वैसे तो आपको सभी को याद होगा। हाँ, फ्यूचर आईएएस। ठीक है, 10 बहाने करके ले गए दिल मतलब दल बदल। वैसे इन मामलों में भी बहुत दल बदलू होते हैं लोग, है ना, बदलने की प्रक्रिया हर जगह। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आएगा क्या? ये एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा, जो अनिवार्य शिक्षा की थी आप लोगों की, याद करो। और 96वां संविधान संशोधन 2011 का, 2011 का, इसका प्रोविजन बता दो, कोई बताना चाहेगा क्या? इसका प्रोविजन क्या था इसके अंदर? इसके अंदर क्या था, जल्दी से बता दो मुझे। आंसर तो नो का डी हो जाएगा, 314(2). इसके अंदर क्या था? 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। एक 97वां भी है, 97वां 97 2011 का, जिसमें आर्टिकल 43 जोड़ा गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। 43 का भी, सहकारी समितियां। इसके प्रोविजन बताओ जल्दी से, कोई आपको याद है कुछ? जो आप लोगों के ओडिया भाषा है, पहले ओडिया, जो ओडिया थी ना, ओडिया, उसको बोला गया ओडिया, ये चेंजेस हुआ था, ओडिया। और 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा किया गया था, ये भी आप लोग याद करेंगे, ओडिशा। चलो अब यहां पर आ जाओ, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या खेल हो गया? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोगों का? 10वें पर आ जाओ। इसका आंसर बिल्कुल सही चाहिए आप लोगों से, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये क्या लिखा है, जिप्सा वर्ड एन वे, चलो मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, इतना बड़ा मैं अंग्रेज नहीं हूं। एनवी सेक्ड लिखा है ना, अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो आंसर कर दो इसका जल्दी से, फटाफट से आप लोग। बी आंसर आ गया, क्षितिज कुमार सी, अलीना बी, सोनी, अच्छा सोनी ओडिशा में अटके हुई है अभी। देखो, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी तो आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17। मानव देह व्यापार और बलाश्रम, ये मुझे बता दो, क्या ये आर्टिकल 23 में है क्या? क्या ये 24 में है क्या? यहां पर मैं गलत हूं क्या? कोई बच्चा मुझे ठीक करो। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, इससे रिलेटेड आर्टिकल कितने? 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 सही है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आप लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में। अब इसका आंसर कर दो कौन सा हो जाएगा। तो देखो यहां पर ना तो मैंने अल्पसंख्यकों की बात की, माइनॉरिटीज की बात की, ना मैंने अनटचेबिलिटी की बात की, तो कौन सा बचा? 2 और 3 बचा। ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 6 के 6 राइट जो आप लोगों के हैं, वो सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। और मुझे एक चीज बता दो, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हम लोगों ने कौन से देश के संविधान से लिए? कौन से देश के, कहां से उधार लिया हम लोगों ने इसको? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए हम लोगों ने? आप लोग मुझे बताओ। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहां से लिए हम लोगों ने? यूएस से। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ।
बंद अर्थव्यवस्था से आप लोग क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप लोग क्या समझते हैं? ये आंसर मुझे करेंगे आप लोग। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय क्लोज्ड इकोनॉमी? बिल ऑफ राइट अमेरिका, हाँ बिल्कुल ठीक है अलीना का, बहुत बढ़िया। आंसर कर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे आप लोग, है ना? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। निर्यात बंद कर दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया? क्लोज एक्सपोर्ट, मतलब क्या किया हम लोगों ने? बाहर माल भेजना बंद कर दिया। आयात बंद, बाहर से मंगाना बंद कर दिया। मतलब देखो हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, निर्यात और आयात, निर्यात और आयात में आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। निर्यात होता है आप लोगों का एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब आप लोगों ने बाहर भेजा। आयात, आयात मतलब आया, आ रहा है बाहर से माल, ठीक है? इंपोर्ट, इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट। आयात मतलब कोई माल बाहर से आ रहा है चल के, इंडिया के बाहर से अंदर, इंपोर्ट। और वैसे भी अगर आप लोग किसी चीज को खरीदते हैं ना, तो बोलते हैं कितनी, ये जैकेट कितने की है? बोलेंगे भैया ये जैकेट 5,000 की है। बोलेगा बाहर तो 350 की मिलती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि ये इंपोर्टेड माल है, इंपोर्टेड, कि ये माल जो है ना ये इंपोर्टेड माल है, विदेश का माल है, तो इंपोर्ट। आयात मतलब बाहर से आ रहा है इंडिया के। ऐसे पहले हम बहुत कंफ्यूज रहते थे इन वर्ड में, जब छोटे थे 8वीं 9वीं क्लास में, आयात निर्यात बहुत पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते थे पेपर में। इसका मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बंद है, कोई देश उसके साथ में व्यापार नहीं कर रहा। बिना हाईलाइट वाली पीडीएफ भेज दीजिएगा, ठीक है विष्णु जी, भेज देंगे। आपने कॉल नहीं कि मैंने आपको ऑडियो मैसेज दिया था, या ऑफिस में बात होगी आपकी बुक को लेकर? चलो 12वां क्वेश्चन मुझे बता दो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरे पूरे चांसेस है यूपी एपीओ में पूछे जाने के, इसके यूपी एपीओ में पूछे जाने के इसके पूरे पूरे चांसेस है ना? भारत में योजना अवकाश कब लाया गया? फास्ट रिवीजन के लिए सर हाईलाइटेड पीडीएफ नहीं, हाँ वो तो मैं इसलिए देता हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन फास्ट हो जाए। बिल्कुल आप लोग पढ़ो, क्योंकि अब प्रैक्टिस का टाइम ये है कि प्रैक्टिस तो आप लोग मेरे साथ कर रहे हो यहां पर। इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान, योजना अवकाश। रोलिंग प्लान, आंसर करो। योजना अवकाश की अवधि क्या थी? यह आपसे पूछा जाएगा पेपर में। नॉट श्योर बी। अच्छा ठीक है। देखो इसको ठीक करना आप लोग, है ना? इंग्लिश में यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इंग्लिश में यहाँ पर मिस्टेक है। ये रोलिंग प्लान नहीं है, यहाँ पर प्लान हॉलीडे कर लेना आप लोग, प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे। जो रोलिंग प्लान होगा ना आप लोगों का, ये जो होगा ये 1978 से 80 आएगा, 80, 2 साल की योजनाएं चलेंगी। इसको मैं ठीक कर दूंगा, ये प्लान हॉलीडे कर लेना, रोलिंग प्लान नहीं है, ये रोलिंग प्लान नहीं है आप लोगों का, है ना? देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना चली, थर्ड 5 ईयर प्लान चला था आप लोगों का। 5 ईयर प्लान कब से कब तक? 1961 से 66 तक चला, ठीक है? 1961 से 66 तक चला, है ना? तीसरा जो आप लोगों का 5 ईयर प्लान था वो 61 से 66 तक चलना था, है ना? 61 से लेकर 1961 से 1966 तक चलना था। लेकिन इसी बीच में आप लोगों ने देखा होगा क्या था, क्या हुआ था इसी बीच में? हम लोगों का एक तो चीन से युद्ध हुआ। किससे युद्ध हुआ? चीन से युद्ध हुआ 62 में। फिर 65 में आ गया पाकिस्तान पिटने के लिए, पाकिस्तान। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था थी ना वो थोड़ा सा डगमगा गई, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ा सा डगमगा गई। और इसके बाद जब हम लोगों ने 62 का युद्ध लड़ा, 65 का युद्ध लड़ा, तो इकोनॉमी खतरे में चली गई। और फिर हम लोग जो 5 साल के लिए पैसा ला रहे थे हर साल, कितना पैसा लाए 5 साल के लिए इतना विकास करेंगे, वो पैसा हम लोगों के पास नहीं रहा। तो फिर हम लोगों ने एक एक साल की 3 बार चलाई, एक एक साल। कब से कब तक? 1966 से लेकर 67, 1967 से लेकर 68 और 1968 से लेकर 69। ये एक एक वर्ष की योजनाएं चलाई थी 3। इसको बोलते हैं, इस पीरियड को हम लोग क्या? प्लान हॉलीडे। मतलब 5 साल की योजनाएं हम लोग नहीं लाए,
एक एक साल की चलानी पड़ी। क्यों? क्योंकि 2 युद्ध भारत ने लड़े उस टाइम पर, 1962 का चाइना और क्या बचा, 65 वाला पाकिस्तान। ये आप लोगों को याद रखना है। और योजना आयोग तो खैर मैं छोड़ो, यहां नहीं पढ़ाऊंगा, अब तो नीति आयोग आ चुका है ना। चलो एक क्वेश्चन फिर से अच्छा सा जनरल साइंस का क्वेश्चन। मानव शरीर का भार होता है, मैक्सिमम कहां पर होता है? पोल्स पर होता है। पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक जैसा होता है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। आंसर कर दो। जो भी बेस्ट ऑप्शन है। एक आंसर है विष्णु कुमार गुप्त राज का, ए ऑप्शन। श्वेता ने बोला सर जी उसका आंसर, इसका आंसर बी होगा, बी। 1966 से लेकर और 1969 ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी। अब जितने बच्चे बोल 12 का बी होगा, बी। मैंने बताया तो आप लोगों को 66 से लेकर 69 तक 3 साल की योजनाएं चली है ना। चलो 12 का बी होगा। इसमें देखो आप लोग देखना, हमारी पृथ्वी चपटी है ना इस टाइप से, यहां पर ऐसे है, यहां से गोल है, इस टाइप की पृथ्वी है। ये बीच में से इक्वेटर जा रही है, इक्वेटर। अगर हमारा जो वेट होगा ना, ह्यूमन का वेट, वो सबसे कम होगा इक्वेटर पर, न्यूनतम न्यूनतम, और सबसे ज्यादा होगा पोल्स पर। ये आप लोग पढ़ चुके हो कंसेप्ट, मैं यहां नहीं बताऊंगा आप लोगों को। पोल्स पर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों होता है मुझे बताएगा कोई? पोल्स पर मैक्सिमम क्यों होता है? पोल्स पर मैक्सिमम क्यों होता है बताओ मुझे। मनुष्य का भार ध्रुवों पर अधिकतम क्यों होता है? जिसने डीप में पढ़ रखा है वो तो 6 महीने दिन 6 महीने रात, ये कंसेप्ट नहीं है, वो अंटार्कटिका वाला कंसेप्ट नहीं है। वो पहले हम लोग पढ़ते थे चित्र वगैरह उसमें 8वीं क्लास में। किसी ने नहीं बताया, लाइक नॉर्वे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब सर ने पढ़ाएगा आपको कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण समझो, यहां पर जो जी का मान है ना, जी का मान, जी की जो वैल्यू होगी वो सबसे अधिक होती है ध्रुवों पे, और यहां इक्वेटर पर सबसे कम होता है। यहां पर न्यूनतम होता है, यहां पर अधिकतम। कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना। जी का मान सबसे ज्यादा होता है ध्रुवों पर, पोल्स पर। पढ़ा आप लोगों ने कि पोल्स पर जो है जी का मान सबसे ज्यादा होता है ना। इतना याद कर लो बस, ज्यादा कंसेप्ट के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। एक चीज देखो, यहां की रेडियस कितनी है? यहां की रेडियस यहां की ज्यादा है ना, त्रिज्या यहां की रेडियस ज्यादा है। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगे तो ये रेडियस घटेगी, और जैसे जैसे रेडियस घटेगी ना, जैसे जैसे रेडियस घटेगी, देखो ये पृथ्वी है, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ये आप लोगों की पृथ्वी है ना, ऐसे मान लो। यहां की जो दूरी है ये मान लो 10 मीटर है, यहां जाओगे तो यहां 9 मीटर है, फिर ऊपर चलोगे तो घट रही है ना, यहां 8 मीटर है, यहां पे 7, यहां पर 6, 5, यहां पर आके एक पॉइंट जैसा 1 या 0। तो जितना इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलेंगे पोल्स की तरफ, उतना आप लोगों का ये त्रिज्या घटेगी और जी का मान बढ़ेगा, जी की जो वैल्यू बढ़ेगी। मतलब यहां पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा। समझ में आया? फिजिक्स न्यूमेरिकल में पढ़ा है। इतना याद कर लेना कि जितना हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलेंगे उतना जी का मान बढ़ता जाता है। यहां पर बढ़ेगा, यहां के यहां पर बढ़ जाएगा, फिर यहां पर बढ़ जाएगा। तो पोल्स पे हमारा वजन जो है अधिक होगा और इक्वेटर पर कम होगा, क्योंकि ये उभरा हुआ हिस्सा होता है पृथ्वी का। यहां पर उभरा हुआ हिस्सा होता है और यहां पर ये चपटी होती है, ऐसी चपटी दोनों साइड में। तो ये कंसेप्ट आप लोग याद रखना बस, है ना।
आगे चले, अगर नहीं समझ में आया फिर कल फिर से बता देंगे। और ये क्वेश्चन मुझे हर बच्चे का सही चाहिए। ये तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, साउंड वेव पढ़ी ना, ध्वनि तरंगे आप लोगों ने। वैसे भी आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों को वेव्स वाला चैप्टर पढ़ चुके आप लोग, वेव्स वाला। चमगादड़ रात में अवरोधों की दूरियां, दिशाएं, स्वभाव एवं आमाप का पता लगा लेते हैं। मतलब कोई चीज सामने से आ रही है नहीं आ रही है, कौन सी दिशा में उनको जाना है, वो सारी जानकारी कैसे पता लगाते हैं? जो चमगादड़, गांव में बोलते हैं चामचिड़ी गांव की भाषा में जो चमगादड़ उनको बोलते हैं चामचिड़ी आ गई, ऐसे देसी भाषा में। ठीक है, ये लैंग्वेज है गांव वाली। चमगादड़ को ये बोला जाता है। उल्टे लटके रहते हैं पेड़ों पर। 14 का ए। चलो, चमगादड़ों से उत्सर्जित पराश्रव्य तरंगे, बिल्कुल ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव। मान लो यहां पर ये कोई चमगादड़ जा रहा है, अब मैं चित्र तो बना के नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, ऐसा करके पूरा इसके पंख वंख बनाऊं क्या? चलो, ये सामने से जा रहा है, कोई दीवार टकरा गई तो इसकी बॉडी से अल्ट्रासोनिक वेव निकलती रहेंगी, और ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन होकर ना वापस इसी से टकरा जाएंगे, जाके ये निकलती रहेंगी, जिससे टकरा के वापस से टक्कर मारेंगी, तो इसको पता चल जाएगा कि सामने कुछ है, तुरंत पलट जाएगा। ठीक है, या ऐसे आते आते ऐसे उड़ जाएगा ऊपर को हाँ नहीं ना। चलो, समझ में आई चीजें, नहीं आई? खून चूस लेती है बॉडी का, ऐसा बोलते हैं। हाँ, सुना तो ऐसे ही कि एक बार चिपक गई तो छूटती ही नहीं है। एक बार अगर बॉडी पे चिपक जाए तो वो छूटता नहीं है। कान खुजूरा सुना है, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, ऐसे करके एक जीव होता है कान खुजूरा, आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे करके होता है पूरा, ऐसे उसमें ऐसे बने होते हैं ऐसे, और बहुत सारे पैर होते हैं। वो नहीं छूटता, अगर चिपक जाए किसी को नहीं छूटता है। चिमटा गर्म करके तब छुटाना पड़ता है उसको, टूट जाएगा बीच में से लेकिन छूटेगा नहीं। हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके हाथ पे चिपक गया था एक बार, काफी लंबा सा, तो लोहे की छड़ गर्म करके उसका एक एक पार्ट हम लोगों ने छुटाया था बॉडी का, लेकिन वो निकला नहीं था। काफी दिन तक निशान रहा उनके उस पे, बिल्कुल पूरा ऐसे सेम टू सेम जैसी शेप होती है उसकी। चलो, फेविकोल नहीं, इतनी मजबूत पकड़ होती है, बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ होती है। आंसर कर दो फटाफट से, केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? एक तरफ एलिमेंटर, उनकी वजह से जो गिलास का रंग आता है, जैसे हरा कलर का कांच देखा आप लोगों ने, चश्मे वाला गिलास हरे कलर का, पीले कलर का, आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों ने देखा होगा ना, हरा पीला लाल नीला सब तरह के आते कांच। डी ऑप्शन आ गया निकिता का। अब निकिता मुझे ये बता दो, अगर ये डी मैंने लगा दिया तो इसमें सही क्या होगा? क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से हरा कलर मिलता है, बिल्कुल ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से नीला कलर मिलता है, बिल्कुल ठीक है, बच गया। चलो, क्यूप्रस ऑक्साइड पीला कलर मिलता है, बिल्कुल ठीक है। और निकिता का आंसर की सर जी डी होगा। तो निकिता जी मुझे ये बता दो इसमें गलत क्या है, इसमें गलत फैक्ट क्या है, गलत क्या है इसमें? यस सर, इंटीरियर ग्लास, हड्डी जैसा कड़क ब्लैक ऑरेंज कलर, अच्छा जी ठीक है। देखो, सारा डेटा बिल्कुल ठीक है, सारा डेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्यूप्रस जो ऑक्साइड है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड, ओहो देखो यहां पर मिस्टेक हो गई है ना, यहां पर क्यूप्रस ये लिखा जाएगा क्यूप्रस, ये कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया गलती से, इसको ठीक कर देंगे कल वाली पीडीएफ है ना। क्यूप्रस ऑक्साइड आप लोगों का पीला रंग नहीं देगा, लाल रंग देगा, लाल, बस यही करेक्शन कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्लैक। हाँ लीना, वो मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है आप लोगों को। कितने स्टूडेंट है जिन लोगों ने मुझसे ये वाला चैप्टर पढ़ रखा है, ब्लड वो सॉरी ग्लास वाला? सीमेंट मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, सीमेंट ग्लास और जितने भी एलोएज है, मिश्र धातु, वो सारी मैंने चीज आपको पढ़ाई थी पुराने बैच में, है ना। लाल कलर देता, लाल कलर क्या? क्यूप्रस ऑक्साइड। चलो, अच्छा आपने कोबाल्ट पढ़ लिया गलती से,
कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? कौन सा इसमें से डिसीज है जो जीवाणु, मतलब कि आप लोगों का बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है? बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है, ये आप लोगों से पूछा है। फटाफट से आंसर कर दो आप लोग, कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है? थोड़ा स्पीड से चलूंगा मैं अब थोड़ा सा। ट्यूबरक्लोसिस आंसर आया सर जी, टीबी। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका क्या है? बैक्टीरिया, तपेदिक। इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, क्षय रोग। क्षय रोग, ये मत लिख देना क्षय रोग, कभी ऐसे लिख दो कि क्षय बीमारी होगी बंदे को। क्षय रोग, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे कै प्लस क्षय, आधे आधे कश। ये जो, चलो मैं लिखता ही नहीं यहां पर, नहीं तो आप लोग फिर भटक जाओगे रास्ते से। यहां इसका आंसर हो गया तपेदिक। इन्फ्लुएंजा भी आप लोगों को वैसे ही है जैसे आप लोगों को खांसी बुखार हो जाता है। पोलियो तो भैया वायरस ही है, वायरस वाला, पोलियो वायरस वाला है, वायरस। और ये मलेरिया, ये आप लोगों का प्रोटोजोआ डिसीज है, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, उसकी वजह से होता है। हाँ जी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बिल्कुल ठीक है। 24 मार्च का शायद टीबी डे भी होता है ना आप लोगों का, टीबी डे 24 मार्च। चलो 17, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? द प्लांट्स रिसीव नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं जो हमारे पेड़ होते हैं, छोटे पौधे होते हैं? अब तो हिंदी भी आपने ही, आपसे ही पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, हिंदी पढ़ लेना, हिंदी पढ़ लेना आप लोग। हिंदी पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है। आंसर करो जल्दी से। देखो नाइट्रस ऑक्साइड तो आप लोगों की लाफिंग गैस है, हंसाती रहती है आप लोगों को, है ना। एक बार सॉन्ग ली, आधे घंटे तक हंस रहे हैं आप लोग, है ना। अब क्या बचा? सी ऑप्शन। देखो सी नहीं होगा, नाइट्रेट की फॉर्मेट में लेते हैं नाइट्रोजन को, जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्रेट। एक आप लोग याद रखेंगे, ये दाल का पेड़ है, ये दाल का पेड़ है और ये इसकी जड़ें हैं, जड़ें। इस जड़ में गांठ होती है गोल टाइप की, ऐसी गोल, और इसमें पाया जाता है आप लोगों का क्या? राइजोबियम। इसमें मिलता है राइजोबियम, राइजोबियम जो क्या करता है, जैसे आप लोगों ने उसमें डाला यूरिया, आप लोगों ने डाला यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन होती है और उसको ये सोखता है, ठीक है, और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके तब पेड़ को देता है राइजोबियम। कभी मूंग की दाल और मसूर की दाल जब आप लोग बोंगे ना खेत में, इसके पेड़ को उखाड़ के देखना, छोटी सी गट्स मिलेंगे, छोटे छोटे इसमें। हाँ खाली ना, ठीक है आपका। तो ये राइजोबियम की वजह से आप लोगों का नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी वजह से क्या करते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसी वजह से कि जमीन के अंदर नाइट्रोजन अच्छी हो जाए, नाइट्रोजन की मात्रा। इसी वजह से जैसे मूंग की दाल हुआ, मूंग का, उड़द हुए आप लोगों के, एक सन आया था, सनी होती है। किसी फसल को बोने से पहले इनको बो दिया जाता है और बाद में इसकी जुताई करने के बाद में खाली खेत छोड़ दिया जाता है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से हो, इसलिए बोते हैं इनको हम लोग। हाँ चना हो गया, चना भी ठीक है वैसे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, करंट अफेयर स्टार्ट हो गए। देखो आज निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसी ने बोला था कल मुझे कि सर एक्सपेक्टेड लाया करो, है ना, कि या क्या ये एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, आंसर कर दो। इसमें बोला कि जो नवदुर्गा है वो डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज है। नवदुर्गा इज डीआरडीओ न्यू मिसाइल टेस्ट रेंज, जहां पर डीआरडीओ मिसाइल टेस्ट किया करेगी। जैसे चांदीपुर ओडिशा का, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश एक लॉन्च पैड है इसरो का भी, है ना, चांदीपुर ओडिशा में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नागिया लंका में इसकी आधारशिला रखी, इसकी आधारशिला रखी। तो क्या बोला? ऑप्शन नंबर सी। क्यों जी? बिल्कुल ठीक है, एक और दो दोनों ठीक है। डीआरडीओ सभी को पता है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, 1998 में बना,
हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और समीर वी कामत इसके क्या हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे चलो, ये तो पढ़े ही नहीं है सर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलो, नवदुर्गा, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आप लोगों का, साइंस एंड टेक का, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप का, साइंस एंड टेक का अगला क्वेश्चन, आंसर कर दो जल्दी से। इसमें पूछा आप लोगों से, मैं हट जाता हूं, वायुपुत्र भारत का पहला बिजली से चलने वाला पर्यावरण अनुकूल जो है रॉकेट है। मतलब कि ये जो वायुपुत्र नाम है ये एक इलेक्ट्रिक रॉकेट है, ऐसा इसमें बोला गया। इसे चेन्नई स्थित, चेन्नई का जो है स्पेस किड्स इंडिया द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट देगा कि स्पेस किड्स इंडिया एक ऐसा एरोस्पेस एवं रक्षा संगठन है जो बच्चों के लिए अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसमें से कोई दो स्टेटमेंट मिलेंगे आप लोगों को, इसकी संभावना बहुत कम है, हालांकि मैंने आपके लिए ये मेंशन कर दिया यहां पर। तो मुझे बता दो क्या ये ठीक है क्या, और ये मत बोल देना वायुपुत्र नहीं पढ़ाया। करंट अफेयर की क्लास में मैंने पढ़ाया आप लोगों को वायुपुत्र, मुझे याद है करंट अफेयर में मैंने खुद पढ़ाया वायुपुत्र आप लोगों को, कि भारत का पहला और पहली बार कोई चीज हो रही है ना भारत के अंदर, तो वो यूपीएपीओ के लिए खुद ब खुद इंपोर्टेंट हो जाती है। पढ़ा चुका आप लोगों को ये वाला टॉपिक वायुपुत्र। तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तीनों 1 2 3 सभी ठीक है, तीनों फैक्ट याद कर लेना, करंट अफेयर के अच्छे क्वेश्चन है ये वाले। ए और सी दोनों लग रहे, अलीना जी सारे ठीक है, 1 2 3 सारे ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, और थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन आप लोग सोच के देखो, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा? आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन पेपर में आएगा क्या? ऐसा कुछ भी उठा के दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या? ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्योंकि जब पीसीएस 2024 हुआ था ना, जितने भी छोटे छोटे समिट थे, सम्मेलन थे, कॉन्फ्रेंस थी, जैसे कोई रायसीना डायलॉग हो गया, कोई छोटी मोटी कांग्रेस हो गई, कोई नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस हो गया, सबसे ज्यादा पीसीएस ने वही पूछे थे, जो इंपोर्टेंट नहीं थे हम लोग छोड़ देते थे, वहीं पर खेल किया। पूछ लेगा 38वां सूरज कुंड मेला, अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन 7 फरवरी 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा पूछेगा इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया, है ना, इन्होंने किया। तीसरा स्टेटमेंट है कि 2025 के लिए भागीदार पार्टनर जो स्टेट थे, है ना, इसको प्रमोट हैंडीक्राफ्ट एंड, अच्छा ये हैंडलूम, कौन कौन थे आप लोगों के पार्टनर? एक तो एमपी, एक ओडिशा, और इसका उद्देश्य क्या है? जो हैंडीक्राफ्ट है उसको जो है क्या करना, प्रमोट करना। यहां पर आपसे पेपर में दे देगा, या तो स्टेट चेंज कर देगा, स्टेट का नाम, या फिर ये डेट चेंज कर सकता है। वैसे मुझे लगता नहीं डेट आपसे पूछी जाएगी, बस इतना फैक्ट पूछा जाएगा। या मंत्री जी का नाम चेंज कर देगा कि कौन कौन आए, नायब सिंह सैनी और ये आपका गजेंद्र सिंह शेखावत। ये बस आप लोगों को याद रखना है ना। और तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। याद कर लेना आप लोग इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे जो आप लोग छोड़ देते हो ना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ना। फिर माँ निकल जाएगा, बोलोगे अरे मम्मी ई कैसा क्वेश्चन, ई कैसन क्वेश्चन आ गवा, ऐसे बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज है? बोलोगे ई कैसन क्वेश्चन आ गवा, है ना, ऐसी। चलो, दुनिया का सबसे ऊंचा वार मेमोरियल गलवान घाटी में लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। ये पढ़ चुके आप लोग, ये पढ़ चुके, मना मत कर देना कि ये क्वेश्चन नहीं आता आप लोगों को। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इससे रिलेट करा क्वेश्चन थोड़ा सा, आंसर करो जल्दी से, आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 21। 21 हमारे एक दोस्त था तो 21 को बोलता था वो 21 को बोलता था 21। आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, अवधि भाषा, ठीक है। और जब हम लोगों की प्रेयर होती थी ना, जब हम लोग 11th क्लास में गए, तो वहां पर एक बच्चा खड़ा होता था
छठी या 7वीं क्लास का, तो वो सबके रोल नंबर बोलता था 1 2 3 4 ऐसे करके। तो जब वो 50 क्रॉस कर लेता था ना, 50, जब वो 50 प्लस देखो मैं बता रहा हूं, एक तो 44, जब वो 40 प्लस आ जाता था 44 पे, और जब वो 50 प्लस पे आता था किस पे, 54 पे, तो यहां से जब वो 40 बोलता था ना, 40 के बाद सब लोग हंसना शुरू कर देते थे। हाँ, ऐसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे रिया, है ना। और जब 50 क्रॉस करता था तब सब लोग हंसते थे जब तक वो ये ना बोल दे। अब हम लोग बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज, इसको बोलेंगे 44, 44 ऐसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे 54, ठीक है, 54 ऐसे भी बोल सकते हैं ना। इसको ठीक से लिख दो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग 54। अब वो क्या करता था, अच्छा, जब छोटा था तो क्यों को चू बोलता था, ठीक है, ठीक है, 55, अच्छा। तो ये जो बच्चा था ना, ये 44 को बोलता था 44, ऐसे बोलता था कि 43 और 44, तो सब लोग हंसते थे, 43 और 44। और जब 52 के बाद में 53 बोलता था, 53, तो 53 के बाद 54 को बोलता था 54, कि कितना 43 44 और 53 और 54 ऐसे बोलता था, तो सब लोग हंसते थे। मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन मधु जी, उसके लिए आपको सर से बात करनी है, ठीक है। 44 और ये 54, तो सब लोग हंसते थे जब वो 50 प्लस आ जाता था। 50 के बाद में सब लोग हंसना शुरू कि अब आने वाला बस वो मोमेंट। डेली उसी से बुलवाते थे रोल नंबर सबका। चलो, एक तरफ लेक है आप लोगों की और एक तरफ है आप लोगों का नगर। एक तरफ लेक है, एक तरफ है आप लोगों का नगर, सिटी है आप लोगों का। ये आप लोगों से पूछा गया है, जल्दी से बताओ फटाफट से। इरी, ओंटेरियो, मिशिगन, सुपीरियर, एक बची ग्रेट लेक्स। आप लोग पढ़ते हैं यूरोप के अंदर, आप लोग पढ़ते हैं ग्रेट लेक्स। किस किस को पढ़े, किस किस ने पढ़ा। 21 का आंसर क्या है सर जी, 21 का आंसर क्या है बच्चों, 21 का आंसर है 1 और 2 दोनों ठीक है, 1 और 2 दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। चलो, एक तरफ लेके आंसर कर दो मुझे आप लोग जल्दी से फटाफट से। एक है ईरी, ईरी के किनारे पर क्या आप लोगों का, डेट्रॉइट। एक है मिशिगन, मिशिगन के किनारे पर कौन सा शहर है, गैरी, बिल्कुल ठीक है, ईरी और गैरी। ऑन्टेरियो, इसके किनारे पर है हैमिल्टन, और एक बचा सुपीरियर, इसके किनारे पर पर्थ। तो मुझे इसमें से गलत बता दो कौन सा है। लेक्स तो पढ़ी है, सिटी नहीं पढ़ी। रियल लेक्स ये पढ़ी, आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर कुछ नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लो बस। और ये क्वेश्चन है ना सेम टू सेम, नहीं एपीओ को तो नहीं, पीसीएस के क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस और आप लोगों का आईएएस का क्वेश्चन है। कभी सोचो कहां कहां से क्वेश्चन ला रहे। यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों ने पूछ रखा है ये वाला क्वेश्चन। डी ऑप्शन आया रूपा का। रूपा और विशुन कुमार जी को मैं वेरी गुड बोलूंगा, बहुत अच्छे। अब एक पे वेरी गुड पे एक और गुड दे दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग इसका मुझे सही आंसर बता दो। यहां पर अगर इसका सही आंसर बता दो तो एक गुड पे वेरी वेरी गुड कर दूंगा, बिल्कुल ठीक है। जल्दी से, सुपीरियर के किनारे पर, अब तो सर के ऊपर से जा रहा है सब, इसलिए तो प्रैक्टिस सेट लगाया ताकि आप लोग जो क्वेश्चन आप लोग कहीं ना मिले आप लोगों को, वो आप लोग यहां से प्रैक्टिस कर लो। करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट है 3-4 क्वेश्चन जो आपको दिखाया आज। डी ऑप्शन आ रहा है अलीना का, लेकिन इसको सही करो। आपसे पूछ लेगा कि सुपीरियर झील के किनारे पर कौन से शहर स्थित है, आंसर करो। देखो, एक शहर है अमेरिका का जिसका नाम है डुलुथ, एक शहर है जिसका नाम है डुलुथ, डुलुथ यूएसए में पड़ता है, यूएसए में। और पर्थ पड़ता है आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में। चलो आपकी नींद भगा देता हूं, जिस बच्चे को नींद आ रही है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है, और यहां पर डुलुथ कर लेना, डुलुथ। गुड इवनिंग नगमा। फोन करना हो तो कितने बजे करे विशुन कुमार जी, फोन करना है आपको तो रात में तो मैं फोन उठाऊंगा नहीं किसी का, क्योंकि या तो मैं सो जाऊंगा 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे,
और अगर नहीं सोया तो भी नहीं उठाऊंगा रात में, ठीक है। चलो एक चीज दिखा देता हूं, अभी बताऊंगा फोन कब करना आपको। आपको फोन कब करना है मुझे अभी बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ, है ना। ग्रेट लेक्स तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। संडे नहीं, संडे को तो नहीं, संडे को तो मेरा फोन एक साइड में रहता है। आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे व्हाट्सअप किया रहा ना, आप लोगों ने व्हाट्सअप कर रखा मुझे, 2-2 दिन बाद रिप्लाई मिले होंगे आप लोगों को। 8:30 बजे कैसे सो जाते हैं सर? 1 घंटा सो जाओ फिर उठ जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? 1 घंटा सो जाओ अलार्म लगा के, फिर सो जाओ। देखो ये तो पामीर का पठार है आप लोगों का। ये तो मैं चीजें आपको बता चुका हूं, देखो ये चीजें तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई सीधी खड़ी है तो पहाड़ है, ऊपर से चपटा है तो वो प्लेटो पठार हो जाएगा, ठीक है। जागते घर वाले 6 बजे 5:30 बजे ऐसे रजाई उठा देते हैं सर पे से कि चलो खड़े हो जाओ, ठीक है। ये कटक होता है, रिज बोलते हैं जिसको। अगर पहाड़ जो है पानी में डूबा हुआ तो ये रिज होता है, और अगर ये प्लेटू पानी में डूबा हुआ उसको बोलते हैं गयाट। ये सारी चीजें, वैसे ये पीसीएस लेवल का है। मुझे कुछ और दिखाना आप लोगों को। ये क्या है? ये तो जापान का, चलो जब खुली गया तो बता देता हूं जापान का। नीचे देखो ये आप लोगों का क्यूशु, शिकोको, होनशो, ये टोक्यो। छोड़ो ये काम का नहीं आप लोगों का। ये चलो इसको मैं बता देता हूं, जब ये खुली गया तो इसको मैं बता देता हूं थोड़ा सा। बाकी असली चीज मुझे अभी दिखानी है आप लोगों को। अच्छा मना कर रहा है दिखने के लिए, चलो देखो ये सुमात्रा है, ये जावा है, ये बाली है, ये फ्लोवेरा है, और ये सुम्बा। ये सारे इंडोनेशिया के द्वीप है ना, इंडोनेशिया। ये आइलैंड है न्यूगिनी, जिसपे पप्पुआ न्यूगिनी और इरिथ्रियन जेया, मतलब इंडोनेशिया का पार्ट है इरियन जेया, 2 देश है न्यूगिनी पर। ये सुलावेसी सेलेबिस, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। बीच में मकस्सर जल संधि है, और इधर आप लोगों का सारावाक मलेशिया का है। ये बोर्नियो ये आप लोगों का इंडोनेशिया का है, ठीक है। ये सारी चीजें इंडोनेशिया, मलेशिया, और ऊपर छोटा सा देश है ब्रुनई। ब्रुनई ये आप लोगों का बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले मैप पर, है ना। बोर्नियो ये आप लोगों का गलती हो गई है ना, ऐसे लिखा जाएगा बोर्नियो। ये छोटी सी जानकारी थी, इसको आप लोग मत करना। विशुन जी ये पीडीएफ पॉसिबल मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का पीडीएफ है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का पीडीएफ है, और इसका नोट्स जो मेरे पास है वो पता नहीं कहां पड़ा है, और मैंने इस पे ये शायद पिछले महीने स्कैन किया था उससे निकाल के, और ये 1-2 पेज ही है बस मेरे पास, ठीक है। आप मुझे फोन कर लेना तब डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये ना यूपीएससी पीसीएस लेवल के नोट्स है ना। आप लोग पढ़ोगे लास्ट टाइम में तो कंफ्यूज हो जाओगे, इनको पढ़ के, इनको पढ़कर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। आगे से मैं आपको सलाह दूंगा, देखो इस बार तो यूपीएससी हो रहा है, बाकी किसी भी चीज का आप लोग जो है, किसी भी चीज का अगर आप लोग नोट्स बनाया करो तो देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुगारू जल संधि किस किस के बीच में, होन्शु और होक्काइडो, तो ऐसे मैपिंग कर लिया करो। अब असली चीज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, कहां गया वो। ये तो हमारा भारत आ गया, ये इसको मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में वापस से। ये मिस्र वाला हो गया। आपको पता है मैं कितनी बार बता चुका आप लोगों को, ये सुएज कैनाल, ये सुएज कैनाल का हिस्सा है। ये सिनाई प्रायद्वीप है मिस्र का, ये सुएज कैनाल यहां पर आई हुई है, और नीचे रेड सी है, और ये आप लोगों का मेडिटेरियन सी है। मैपिंग किया करो तो इस तरीके से बनाया करो, मैपिंग में इस तरीके की चीजें बनाया करो आप लोग। आगे से ध्यान रखना, जब भी आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो तो मैपिंग इस तरीके से करना आप लोग। और मुझे दिखाना था आप लोगों को क्या, ये भी नहीं दिखाना था, घास के मैदान आ गए मेरे। ये दिखाना था आप लोगों को ग्रेट लेक्स। देखो ये दिखाना था आप लोगों को ग्रेट लेक्स, 49 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड बोलेंगे ना 49 डिग्री अक्षांश, इस पर आप लोगों की ग्रेट लेक्स। इस तरीके का मैप अगर आप लोग चाहो तो बना लो, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इसको बना सकते हैं। रुको इसका मैं एक काम करता हूं, अभी मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं, है ना, आप लोगों को दे दूंगा, पब्लिक ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से निकाल लेना पब्लिक ग्रुप में से, है ना, पब्लिक ग्रुप में से निकाल लेना, पब्लिक ग्रुप में से इसको। अभी इसकी पीएनजी काट देता हूं तो आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना। रुक जाओ, ये भाई साहब बीच में आ रहे हैं, इनको ऊपर कर देता हूं। 1 मिनट का वेट करो बस, है ना, 1 मिनट।
ये सुनेगा नहीं किसी की। यहाँ जाओ कोने में अभी दे रहा हूं पीएनजी काट के, रुक जाओ आप लोग, ठीक है। फिर आपको सुविधा हो जाएगी थोड़ी सी, तो आप लोग इसको बना लेना, है ना। ये मैंने इसका फोटो ले लिया और इसको मैं पब्लिक ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, आप लोगों के लिए, वहां से बना लेना आप लोग। रोही मैंने कहीं नहीं डाला ये पीडीएफ। अलीना इंग्लिश में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी है, मेरा मीडियम हिंदी है, इसलिए मैंने ये मेरा नोट्स है मैंने हिंदी में बना रखा। देखो ये ग्रेट लेक्स होती है आप लोगों की, ग्रेट लेक्स है ना, ये ग्रेट लेक्स है आप लोगों की, ये ग्रेट लेक्स है। एक ये रही आप लोगों का जिसका नाम है सुपीरियर, इसका नाम है सुपीरियर, यहां पर पढ़ लो आप लोग, यहां पर पढ़ लो, इसका नाम है सुपीरियर लेक, ये सुपीरियर लेक है और इसके किनारे पर ये रहा डुलुथ, डुलुथ। तो इस तरीके से मैपिंग करेंगे, आप लोगों को वन लाइनर नहीं रटना पड़ेगा। फिर इसी के बगल में एक है मिशिगन, मिशिगन के किनारे पर है शिकागो, जहां पर 1893 में कौन गए थे आप लोगों के, स्वामी विवेकानंद गए थे, वहीं से डाउनलोड किया था। वो कुछ और होगा, मैंने कहीं नहीं डाली है ना। मिशिगन के किनारे पर शिकागो, फिर पहली ये सुपीर, ये आपका ग्रेट लेक्स में पहली ये, दूसरी मिशिगन, तीसरी है ह्यूरोन, ह्यूरोन के किनारे पर एक सैडबर्ग नाम की जगह, सैडबर्ग। ह्यूरोन के नीचे तुरंत है ईरी, ईरी जो डेट्रॉइट आप लोगों ने देखा यहां पर, डेट्रॉइट, ये रहा डेट्रॉइट। फिर ईरी के साइड में आप लोगों का क्या, ओंटेरियो, ओंटेरियो। तो 1 2 3 4 5 ग्रेट लेक्स और एक बफेलो, बफलो नाम की जगह पड़ती है यहां पर, बफेलो शहर। और ये टोरंटो इसी के किनारे पर है, किसके, ओंटेरियो के। मॉन्ट्रियल इससे थोड़ा सा आगे पड़ता है, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। ये ग्रेट लेक्स हैं आप लोगों की। अगर आपसे पूछ ले कौन सी ग्रेट लेक्स नहीं है, 5 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन, तो याद रख लेना कि एक आपकी कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर है पहले नंबर की, दूसरी आप लोगों की मिशिगन है, तीसरी आपकी ह्यूरोन है, चौथी आप लोगों की ईरी है और पांचवी आप लोगों की ओंटारियो है। वर्ल्ड मैपिंग इस तरीके से क्या करो आप लोग, ठीक है। इस तरह का मैप आप लोगों को बनाना है, इस तरह का मैप आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और टाइम हम लोग कितना ही कम कर ले उतना ही टाइम लग जाता है, 7:30 बजने वाले हैं। चलो और कुछ थोड़ी है इसमें नीचे, और कुछ नहीं है, ये आपकी समझ के बाहर चीजें हैं। चलो फिर से आऊंगा आप लोगों को लेके, है ना, फिर से आऊंगा लेके इस पीडीएफ पर फिर से लेकर आऊंगा। टॉपिक में खोल के जा रहा हूं, इसमें कौन सा टॉपिक है वो, विक्टोरिया लेक, या अभी बता दो, फिर मुझे खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको अभी समझा देता हूं, जब एमसीक्यू आएगा तो आपको मुझे पीडीएफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ दिखाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। देखो ये है तंजानिया, और तंजानिया में एक लेक है विक्टोरिया, एक लेक है विक्टोरिया। समझ में आ रही है चीजें, आप लोग मुझे बताओ जल्दी से, पहले समझ में आ रही है ना आप लोगों को। एक तंजानिया देश है आप लोगों का अफ्रीकन, वहां पर एक लेक है विक्टोरिया, विक्टोरिया, और ये साइड में आप लोगों का केन्या। विक्टोरिया लेक से निकलती है व्हाइट नील, व्हाइट नील, श्वेत नील निकलते हैं यहां से। फिर इधर से इथोपिया में टाना लेक, ताना लेक है, और यहां से निकलती है ब्लू नील। विक्टोरिया से निकली व्हाइट नील और ताना लेक से निकली ब्लू नील, ठीक है। रिमी ये मानो कि ये फुर्सत में लिखा गया नोट्स, इसके 4-5 पेज को लिखने में 1-1 घंटा लगा, 1-1 घंटा 1.5 घंटा, है ना। यहां से इथोपिया से निकली ताना लेक, और यहां पर ताना झील से क्या निकली, ये ब्लू नील, और यहां से निकली व्हाइट नील। और यहां पर ये कहां पर मिलती है, एक जगह मिलती है सूडान की कैपिटल खार्तूम में। ये क्वेश्चन ऐसे पीसीएस वाला पूछता है, पीसीएस में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए इस तरह की मैपिंग हम लोगों को करनी पड़ती है। अच्छा, अच्छी ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई गई ना, हमारे टीचर थे ना हम लोगों के, बहुत अच्छे थे, बढ़िया, बिल्कुल। तो आपसे देखो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि आप लोगों से पूछ लेगा व्हाइट नील और ब्लू नील कहां पर मिलते हैं, तो खार्तूम में मिलते हैं, सूडान की कैपिटल में। फिर जब ये ताना लेक यहां से निकली तो यहां पर एक ग्रैंड रेनिसेंस डैम है। ग्रैंड रेनिसेंस डैम कौन सी लेक पर है, तो आप लोग लिख लेंगे कि ब्लू नील पर। ग्रैंड रेनिसेंस जो आपका डैम है वो ब्लू नील पर है। जब ये दोनों मिली और आगे चली तो यहां पर जो है एक नासिर झील पड़ती है, नासिर झील।
नासिर लेक पड़ते यहां पर बीच में, और इसी पर बना हुआ आसवान डैम, यहीं पर बना आसवान डैम। और आगे जब यहां पर तीनों पॉइंट मिलते हैं तो इसका नाम यहां से हो जाता है नील रिवर, नाइल रिवर। और आगे जाकर ये मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। और यहां पर एक बंदरगाह है सिकंदरिया, सिकंदरिया बंदरगाह या अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, यहीं पर है। ये था नील नदी आप लोगों का, ये था नील रिवर। कहां मिलेगी ये पीडीएफ? ये पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसकी पीएनजी काट रहा हूं आप लोगों के लिए, इसको भी पब्लिक ग्रुप में डाल दूंगा अभी, है ना। रुको 1 मिनट रुक जाओ, इसको काट लेता हूं पिक को, इसका पिक्चर। नगमा जी अब पॉसिबल नहीं है ना, अब पॉसिबिलिटी नहीं है इतनी, क्योंकि अब आप लोगों के पास में उतना टाइम नहीं है, अब आपके पास में उतना टाइम नहीं है। ये मुझे कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर करना था, इस वजह से मैंने ये सारी चीजें आप लोगों के लिए दिखाई, ताकि आप लोगों को जब एमसीक्यू आएगा ना, अभी आगे जब एमसीक्यू आएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए तब, है ना। चलो अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट से, नहीं तो क्लास चली जाएगी बहुत ज्यादा लंबी, 1 घंटा 17 मिनट की तो हो चुकी, और बच्चों की दिल की धड़कन बढ़ जाएगी इस क्लास को देख के जो रिकॉर्डेड देखेंगे। चलो जी, ये कंसेप्ट क्लियर हो आप लोगों को? जो खुल जा सिम सिम। चलो ज्यादा नहीं है, 2-3 एमसीक्यू बचे, अब खत्म कर देंगे फटाफट से। आपने पानी नहीं पिया, रुको अभी पीऊंगा पानी। निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? इसलिए मैं लेकर गया आप लोगों को, इसीलिए मैं लेकर गया था अभी उस पर जो मैंने मैप दिखाया आप लोगों को। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो हो जाएगी आप लोगों की लेक विक्टोरिया। अब आप लोग क्वेश्चन करते सर जी विक्टोरिया लेक कहां पर है, कहां पर है, क्या इसकी लोकेशन है? टंगानिका झील ये अलग है ना, वो मैंने ताना झील दिखाया आप लोगों को। चार्ड लेक जो है 4 कंट्रीज से गिरी है, एक तरफ है नाइजर, दूसरी तरफ नाइजीरिया, नाइजीरिया एक तरफ है, चार्ड कंट्री भी है खुद, और एक है कैमरून, कैमरून ये बीच में चार्ड लेक है। नाइजर, नाइजीरिया, चार्ड, कैमरून ये 4 कंट्री से गिरी है, इसका नाम भी चार्ड है, इसका नाम भी चार्ड लेक है। आगे चलो, क्वेश्चन खत्म, इतना ही क्वेश्चन था बस। अब थोड़ा सा वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया है, शायद एपीओ का ही क्वेश्चन है। एपीओ में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए, देखो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, ये क्वेश्चन यूपीएपीओ का पूछा गया। माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में आप लोगों को पढ़ना है, माउंट किलिमंजारो, और आपसे पूछा गया है कि यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या माउंट किलिमंजारो जो कहां पर है? तंजानिया में, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल है। दूसरा स्टेटमेंट की क्या यह इट इज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर, क्या यह इक्वेटर पर है? आंसर करो इसका, अभी पानी पी लेता हूं एक घूंट, इसका आंसर कर दो जल्दी से। क्या ये आप लोगों का भूमध्य रेखा पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, क्योंकि भूमध्य रेखा से थोड़ी दूर है, उस पर नहीं है एग्जैक्ट। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गलती से बी टाइप हो गया, सी है। चलिए कोई बात नहीं, आज बच्चे कम है, जो बच्चे नहीं आए ना, और जो इस प्रैक्टिस सेट को यही छोड़ देंगे बीच में, नहीं करेंगे आगे, बहुत नुकसान हो जाएगा उन लोगों का। कुछ बचा है क्या? लास्ट क्वेश्चन आज का, इसकी तो राजधानी भी अजीब सी है, एक तरफ देश है एक तरफ कैपिटल है, सारी कैपिटल याद कर लेना। देखो ऑस्ट्रिया की वियना बिल्कुल ठीक है, स्लोवाकिया की आप लोगों का ब्रातिस्लावा है, जाग्रेब भी ठीक है, स्लोवेनिया की नहीं है, वडूज नहीं है, इसका नाम बड़ा अजीब सा है, ये इसकी कैपिटल लजुबलजाना। इंग्लिश में आप लोग देख लेना, इसमें शायद कोई इंग्लिश में कोई वर्ड साइलेंट है, इंग्लिश में कोई वर्ड साइलेंट है इसमें, इंग्लिश मीडियम वाले एल से स्टार्ट मत करना, शायद देख लेना कोई शुरू का वर्ड इसमें साइलेंट है, वो मुझे याद नहीं आ रही क्या चीज है। ऑप्शन नंबर ए इसमें रॉन्ग है ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो गलत है आप लोगों का।
और ये वीडियो इतनी पीछे कैसे चल रही है मेरी वाली? वीडियो अटक तो नहीं रही, एक बार बताना मुझे आप लोग। वीडियो अटक तो नहीं रही बच्चों? बफरिंग तो नहीं हो रही? बताना एक बार मुझे। बफरिंग तो नहीं हो रही? वीडियो रुक रही है बार बार मेरे एंड से, है ना? मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, 1 मिनट रुको। नहीं है, सब ठीक है क्या? तो मुझे फिर ये आधी अधूरी क्यों दिखाई दे रही है? वीडियो क्लियर है? चलिए फिर। तो आज की क्लास में इतने रखेंगे, है ना? और कल से कोशिश करेंगे 6 बजे इसको रखने की। रोज हम लोग 10-15 मिनट लेट ही हो जाते हैं ना। चलो, अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग, है ना? अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जितने टेस्ट आप लोगों के हो चुके अभी तक उनका अच्छे से रिवीजन करना। वाईफाई इशू, वाईफाई ठीक है, क्वालिटी आप करा दीजिएगा। क्वालिटी का चलो देख लेंगे मैं ना सर से बात करके। क्लास किस बैच में चलती है? अंबेर कुमार, अंबेर जी आप व्हाट्सअप कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको, आप चेक कर लेना। डेली आप कल बोलते हैं, क्या करें, टाइम लग जाता है ना। टाइम तो लगता ही है, 2-4 फैक्ट फालतू पढ़ लिए तो कुछ हो रहा है क्या? हाँ, 7:30 तक तो जाती है, नॉर्मल सी बात है ना। 7:30 तक तो जाएगी। ऐसा लग रहा है कुछ नहीं याद है। रिवीजन करो अच्छे से, सारी चीजें याद हो जाएंगी। अच्छे से रिवीजन करो, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है? चलो फिर कल मिलेंगे नए सेशन के साथ में, नए एमसीक्यूज लेकर आऊंगा। करंट अफेयर का थोड़ा सा आज से लेवल बढ़ा है आप लोगों के लिए। करंट अफेयर का थोड़ा सा लेवल अब ये बढ़ा हुआ रहेगा जब तक ये सेट चलेंगे, है ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। चलो फिर, गुड नाइट सभी को, और कल मिलता है 6 बजे। अपना ध्यान रखो और अच्छे से रिवीजन करो। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव ए गुड डे तो मैं नहीं बोलूंगा, गुड नाइट बोल चुका हूं। चलो ठीक है फिर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कल मिलेंगे 6 बजे। धन्यवाद, बाय बाय। चलो जल्दी कुछ खा पी लो फटाफट से, रेस्ट करो 5 मिनट, फिर पढ़ने बैठ जाना दोबारा से, है ना? चलो कल मिलते हैं अब।